Hello everybody. So in the last class we have discussed uniform flow. हमने यूनिफॉर्म फ्लो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करे. एक इम्पॉर्टेंट बात अब आप आगे तक याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो कांस्टेंट डेप्थ होता है उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल डेप्थ. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एनर्जी डेप्थ. बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो ध्यान से सुनिएगा. एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप. एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप क्लियर है? सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3. हर वक्त क्या है ना, अपनी बुकलेट्स पे पेज नंबर जरूर डालिएगा. जब भी नोट्स बनाते हैं वी शुड ऑलवेज नंबर द पेजेस, और फिर जो आपने स्टार्टिंग में इंडेक्स बनाया था उसमें पेज नंबर्स जरूर इंसर्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो डायरेक्टली आप उस पेज तक पहुंच जाएं. इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग नोट्स. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर कौन से एनर्जी की बात कर रहे हैं. देन वी विल स्टडी व्हाट इज द एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप. क्लियर है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम कौन से एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं. वी ऑलरेडी नो, क्या पता है भाई हमें, कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट और टोटल हेड, इसी को टोटल हेड भी बोला जाता है, और टोटल हेड इज गिवन बाय टोटल हेड को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट और टोटल हेड. It is given by H is equal to, I am representing it as H is equal to क्या, Y cos theta plus Z plus alpha V square by, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अल्फा V square by 2G. ये फर्स्ट टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर है. थीटा इज द स्लोप ऑफ बेड, Z is the datum head, and alpha V square by 2G is what? It is nothing but the kinetic energy head or velocity head. ये alpha already पता है हमें. What is this alpha? Alpha is the kinetic energy correction factor. Alpha is what? Alpha is nothing but the kinetic energy correction factor is nothing but the alpha. ये अल्फा क्यों यूज किया गया? क्योंकि जो आपने V यूज किया है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. द काइनेटिक एनर्जी हेड कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी सेम एज दैट यूजिंग एक्चुअल वेलोसिटी. देयरफॉर एक करेक्शन मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज अल्फा. क्लियर है मेरी बात? इसको लिखवा भी देता हूं. द एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, द एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट at a cross section is generally not equal to kinetic energy, is generally not equal to kinetic energy per unit weight calculated using the average velocity. Calculated using the average velocity. इसीलिए हमें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ा. Hence as a correction we multiply, hence as a correction we multiply the average, we multiply the average
kinetic energy per unit weight by a alpha called kinetic energy by alpha called kinetic energy correction factor। और इसको निकालना तो ऑलरेडी आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, करेक्शन फैक्टर। एंड अल्फा इज गिवन बाय हाउ, अल्फा को कैसे कैलकुलेट करते हैं बताता हूं, पहले इतना लिख लीजिए सभी, नोट दिस डाउन टिल हियर, पॉज करके लिख लेंगे। और अल्फा को निकालेंगे कैसे हम, अल्फा को कैसे निकाला जाता है, हाउ वी विल कैलकुलेट अल्फा। याद होगा आपको, अल्फा हमने ऐसे ही तो कैलकुलेट किया था, इंटीग्रल, याद है ना, काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स से इंटीग्रल v क्यूब डी ए डिवाइडेड बाय कैपिटल V क्यूब इंटू ए। स्मॉल v क्या था, एक्चुअल वेलोसिटी, एंड कैपिटल V इज एवरेज वेलोसिटी। इस पे एक न्यूमेरिकल भी किया था, आपको याद होगा, क्लियर है। फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन, नाउ फॉर टर्बुलेंट फ्लो अल्फा इज टेकन एज normally the value of alpha, normally the value of alpha for turbulent flow is taken as 1। अल्फा को हम क्या ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं। एंड फॉर स्मॉल बेड स्लोप्स, एंड फॉर स्मॉल बेड स्लोप्स, अगर बेड स्लोप्स बहुत ही स्मॉल है, एंड फॉर स्मॉल बेड स्लोप्स कॉस थीटा को क्या ले लेंगे आप, कॉस थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, देयरफॉर हमारे लिए, therefore total head is, h को क्या लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, y प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। तो फॉर स्मॉल बेड स्लोप्स एंड फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन हम h को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए हम कौन से एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेट अस सी नाउ। इसको पूरा नोट कर लेंगे सर, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फिर अब मैं क्या बता रहा हूं, व्हाट एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट। इसको प्लॉट करते हैं एक बार, लेट्स प्लॉट इट। टोटल हेड को एक बार प्लॉट कर लेता हूं मैं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, मान लीजिए ये हमारा बेड स्लोप है, दिस इज द बेड स्लोप, और ये मान लीजिए फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट डेप्थ एवरीवेयर। ये हमारा क्या है, दिस इज द डेटम। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बी z, y cos थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू y, तो y को मैं ऐसे ही मेजर कर लो, वर्टिकली मेजर करो या नॉर्मली मेजर करो, इट इज वन इन द सेम थिंग। और एक और क्वांटिटी हो जाएगी, डेट इज अल्फा को 1 ले लिया है, वी स्क्वायर बाई 2g। यही लाइन क्या हो जाएगी, दिस विल बी टोटल एनर्जी लाइन, इमेजिनरी लाइन है, दिस इज द, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, डेट इज टोटल एनर्जी लाइन। मान लीजिए अगर मैंने डेटम को इंक्लाइन कर दिया, मैंने डेटम को क्या कर दिया, इंक्लाइन, और बेड पे ले जाके चिपका दिया, तब हमें जो एनर्जी मिलेगी दैट इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक एनर्जी। मान लीजिए मैंने डेटम को इंक्लाइन करके चिपका दिया, तो हर जगह z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हर जगह क्या हो जाएगी, 0। सो E क्या हो जाएगा, y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। दिस E इज नथिंग बट द स्पेसिफिक एनर्जी।
हम इस चैप्टर में इसी स्पेसिफिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। दैट इज, अगर मान लीजिए डेटम को मैंने हर जगह कोइंसाइड करा दिया बेड के साथ, तो जो एनर्जी मिल जाती है सच दैट z इक्वल टू 0, दैट एनर्जी इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इस तरीके से हमने स्पेसिफिक एनर्जी को क्यों डिफाइन कर रखा है? क्योंकि बेटा मुझे केवल एनर्जी और डेप्थ का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे उसमें डेटम नहीं चाहिए। जो पहला h था उसमें z भी था डेटम, तो मुझे डेटम को यहाँ से उड़ाना था, इसीलिए मैंने इस तरीके से एक स्पेसिफिक एनर्जी को डिफाइन किया सच दैट द डेटम कोइंसाइड्स विद द बेड एट ऑल पॉइंट्स। देखो अब यहाँ पर एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ ओनली एंड वेलोसिटी ऑन डिस्चार्ज। क्लियर है मेरी बात? z उड़ गया, तो देयरफॉर इफ द डेटम कोइंसाइड्स, if the datum coincides with the bed at any point, the resulting energy is called specific energy, that is E। या स्पेसिफिक एनर्जी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी लाइन एंड द बेड। देखो v² by 2g plus y, so it is the distance between the total energy line and the bed। specific energy is the distance between the total energy line TL and the bed slope and the bed of channel। And the bed of channel. Thus, the simplified expression of specific energy is, thus the simplified expression for the specific energy E is, thus the simplified expression for specific energy E is nothing but E is equal to क्या? y plus v² by 2g। तो हम इसी स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ के रिलेशनशिप को स्टडी करने वाले। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ रिलेशनशिप ओनली। इसको पूरा नोट कर लेंगे पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप को एक सिंपल चैनल के लिए स्टडी करता हूं, दैट इज रेक्टेंगुलर चैनल। देन आई विल जनरलाइज इट। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप को एक बहुत ही सिंपल चैनल के लिए, दैट इज रेक्टेंगुलर चैनल के लिए स्टडी करता हूं। देन आई विल सिंप्लीफाई। क्लियर है? चलिए स्टडी करते हैं। इस रिलेशनशिप को मैं स्टडी करता हूं। Let's study this relationship for a simple channel। एक रेक्टेंगुलर चैनल की स्टडी करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करूंगा मैं इसमें। Okay, so let's start।
फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, इसके लिए स्टडी कर रहा हूं। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल हम क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। E इज इक्वल टू क्या है, y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए v क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज बाई एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं, b इंटू वाई लिख सकता हूं ऐसे। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू y प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे इस रिलेशनशिप को प्लॉट करना है, आई नीड टू प्लॉट दिस रिलेशनशिप। देखो अब कैसे लिखूंगा, नाउ फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है, नाउ फॉर अ गिवन डिस्चार्ज Q, if y tends to 0, थोड़ा बहुत लिमिट कॉन्टिन्यूटी समझते हैं, then E tends to है, then E tends to है। अगर y 0 की तरफ टेंड कर जाए तो हमारा E कहाँ की तरफ टेंड करेगा, यही देखना, जरा ध्यान देंगे। y अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0, Q is constant, something by 0 is infinity, तो infinity plus 0 is infinity obviously, so E tends to where, E tends to infinity में बोल सकता हूं। अगर y tends to 0 हो रहा है तो हमारा E कहां की तरफ टेंड कर रहा है, our E is tending to infinity। Similarly if y tends to infinity हो जाए, if y tends to infinity हो जाए तो मैं क्या करूंगा, then E tends to है, आप सोच रहे होंगे इन्फिनिटी, बट मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं, E tends to y, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो ध्यान दो, ऐसे लिख के फायदा होगा, देखना क्या। पहले देखो मैं प्रूव कर देता हूं E tends to y कैसे, y tends to infinity, समथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, तो क्या बचेगा y, तो E tends to y एंड y tends to infinity। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। इस तरीके से लिखने से क्या फायदा हो गया कि मुझे पता लग गया कि इसका एसिम्पटोट्स क्या है। एसिम्पटोट का मतलब क्या है, एसिम्पटोट इज अ टेंजेंट दैट इज मीटिंग अ कर्व एट इंफिनिटी। व्हाट इज एन एसिम्पटोट, एसिम्पटोट इज अ लाइन that is meeting the curve at infinity, that is tangent at infinity to a curve is known as asymptote। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो दो एसिम्पटोट है, क्या क्या एसिम्पटोट है देखिए। तो अगर इसका प्लॉट देख लिया जाए तो द प्लॉट वुड बी समवॉट लाइक दिस, the plot would be somewhat like this। तो ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस स्पेसिफिक एनर्जी है, y एक्सिस डेप्थ है। E इक्वल टू y लाइन भी बना देता हूं, दिस लाइन इज व्हाट, E इक्वल टू y, ये E इक्वल टू y लाइन हो गई। इट इज एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 45 डिग्री। तो जब y टेंड टू इंफिनिटी है तो सॉरी, जब y टेंड टू 0 है तो E क्या है, टेंड टू इंफिनिटी। मतलब हमारे एसिम्पटोट पे हमारे कर्व का एक एसिम्पटोट क्या है, ये x एक्सिस दैट इज द E एक्सिस, और एक एसिम्पटोट क्या है, जब y टेंड टू इंफिनिटी होगा तो E किसकी तरफ टेंड करेगा, y। तो पहले क्वाड्रेंट में यही दो एसिम्पटोट है हमारे कर्व पे। ऐसा एक ही कर्व पॉसिबल है जिस पर ये E इक्वल टू y लाइन भी एसिम्पटोट हो जाए और ये x एक्सिस दैट इज E एक्सिस भी एसिम्पटोट हो जाए, और वो कर्व फॉर अ गिवन डिस्चार्ज अगर हम ड्रॉ करें तो द कर्व वुड बी लाइक दिस। तो इस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे फॉर अ गिवन डिस्चार्ज यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। ये कर्व एक कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए वैलिड है, अगर डिस्चार्ज को चेंज कर दूंगा तो ये कर्व भी क्या है, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर दूसरे डिस्चार्ज के लिए कर्व बनाऊंगा तो कर्व का बेसिक नेचर तो सेम रहेगा। व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ द कर्व, द बेसिक नेचर ऑफ द कर्व इज दैट दिस E इक्वल टू y लाइन इज द एसिम्पटोट एंड दिस x एक्सिस इज द एसिम्पटोट। तो अगर मैं एक और डिस्चार्ज के लिए बनाऊं तो द कर्व बेसिक नेचर वुड रिमेन द सेम एंड द कर्व वुड चेंज।
ड्रॉ नहीं करना, अभी ध्यान से सुनेंगे। तो मान लीजिए Q1 डिस्चार्ज के लिए, ये रेड वाला कर्व किसके लिए, फॉर Q1 डिस्चार्ज, और ये ब्लू वाला कर्व इज फॉर Q2 डिस्चार्ज। तो कौन सा डिस्चार्ज बड़ा है, Q1 या Q2? कौन सा डिस्चार्ज बड़ा है, Q1 या Q2? जरा ध्यान देंगे कौन सा डिस्चार्ज बड़ा होगा। अगर एक कांस्टेंट डेप्थ पे देखो, डेप्थ अगर कांस्टेंट कर दो, डेप्थ इज कांस्टेंट, तो जैसे जैसे डिस्चार्ज फॉर अ गिवन चैनल, विड्थ नहीं चेंज कर रहे हैं, डेप्थ अगर कांस्टेंट है, अगर डिस्चार्ज को बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या है, बढ़ेगी। तो अगर मैंने डेप्थ कांस्टेंट किया तो ज़्यादा डिस्चार्ज किस में है, Q1 में, कम डिस्चार्ज किस में है, Q2 कर्व में। तो ऑब्वियसली कौन सा वाला डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, Q1 की Q2? ऑब्वियसली Q1। Q1 would be more than Q2. Q1 would be more than Q2. तो एक चीज और समझ में आई, जैसे जैसे डिस्चार्ज को बढ़ाओगे ये कर्व कहां पर शिफ्ट करेगा, द कर्व विल शिफ्ट इन द राइटवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। जरा ध्यान देंगे, एक चीज मैंने बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखा है कि जो टिप है, द नोज ऑफ द कर्व शुड शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी इसको आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा क्यों है, जैसे जैसे मैं चैप्टर में प्रोसीड करूंगा आई विल प्रूव इट कि जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे टिप ऑफ द कर्व विल आल्सो शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बट अभी जब आप ड्रॉ करेंगे यू विल कीप दिस इन माइंड। क्लियर है मेरी बात? तो इसी एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप को हम स्टडी करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप ओनली। क्लियर है? द कर्व, इसको ड्रॉ करना चालू करेगा, द कर्व ऑब्टेन्ड, the curve obtained is valid for one particular discharge, is valid for one particular discharge. As the discharge increases, the curve shifts towards right. As the discharge increases, the curve shifts towards right. मैंने शो भी कर दिया, यहां तक पूरा नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? इसी एनर्जी डेप्थ कर्व को हम स्टडी करेंगे। कांस्टेंट डिस्चार्ज पर भी ये कर्व वेरी कर सकता है, कैसे करेगा मैं बताता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके। क्लियर है? अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसी एक्सप्रेशन को मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूं। देखो क्या लिखूंगा, हम E को ऐसे भी तो लिख सकते थे, E इज इक्वल टू वाई प्लस स्मॉल q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू वाई स्क्वायर, वेयर स्मॉल q इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो इवन इफ डिस्चार्ज इज कांस्टेंट द कर्व कैन चेंज गिवन दैट द विड्थ इज चेंजिंग। अगर विड्थ कम करूंगा तो स्मॉल q क्या है, बढ़ेगा, फिर से कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, in the rightward outward direction. So even at a constant discharge the curve can change if the width is changing, such that if the width is reducing small q will increase and the curve will again shift in rightward and outward direction. Clear है? तो इसको भी मैं लिखवा देता हूँ, if small q increases, if small q increases the curve will shift, the curve will shift towards right. Small q can increase, small q can increase by reduction of width,
capital V. स्मॉल q कैन इंक्रीज बाय रिडक्शन ऑफ विथ कैपिटल V. उसको भी इसके नीचे लिख लीजिएगा. तो कांस्टेंट डिस्चार्ज पर भी एक कर्व चेंज कर सकता है गिवन दैट द विड्थ इज चेंजिंग. तो आपको एक बात समझ में आई. क्या समझ में आया? कि ये कर्व दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिस्चार्ज पे और एक चैनल के क्रॉस सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स पे. बट कर्व का बेसिक नेचर सेम होगा. बेसिक नेचर से मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये एक्स एक्सेस और ये इक्वल टू वाई एक्सेस विल ऑलवेज फॉर्म एन एसिम्पटोट टू द कर्व. बट for different cross section, for different discharge, the curve will change. तो मैंने ये कर्व बनाया तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, बट अगर किसी और चैनल के लिए भी देखेंगे तो कर्व का बेसिक नेचर सेम ही होगा. देखो इसको भी मैं प्रूव कर देता हूं. पहले आप ये नोट कर लेंगे. पूरा नोट कर लिया? ओके. देखो अगर मान लीजिए कोई और जेनरिक चैनल होता, उसके लिए भी बेसिक नेचर यही होगा कर्व का. देखो कैसे प्रूव कर दूंगा इस बात को. किसी और जेनरिक चैनल के लिए आप ये लिखना नहीं है इसको, q स्क्वायर बाई 2g a स्क्वायर ऐसे लिखते. a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इफ y टेंड्स टू 0 तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ की तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ. अगर y 0 की तरफ टेंड करेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0 की तरफ टेंड करेगा. तो अगेन e विल टेंड टू इंफिनिटी. Similarly, if y tends to infinity, y अगर infinity होगा तो area of cross section will also tend to infinity. Therefore, our E will tends to y. तो shape कोई भी हो, चाहे rectangle हो, चाहे trapezoidal हो, चाहे triangular हो, any shape, the basic nature will be same. Basic nature का मतलब क्या है? ये equal to y line और ये x axis both will be what? Asymptote to our. तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई. द बेसिक नेचर विल रिमेन द सेम. इसी लाइन को मैं लिखवा रहा हूं, इसके नीचे लिखेगा, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा द कर्व विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. द कर्व विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. हाउएवर इट्स नेचर वुड बी, द कर्व विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. हाउएवर इट्स नेचर वुड बी, however its nature would be same. However its nature would be same. However its nature would be same. देखो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं इसके बारे में. कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं. देखो कुछ और इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में. मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म फ्लो है, ध्यान दीजिएगा एक बात, लिखना नहीं है अभी, आप सुनिएगा ध्यान से. पहले मान लीजिए यूनिफॉर्म फ्लो है, मतलब हर जगह डेप्थ तो क्या है? कांस्टेंट भी है. और यूनिफॉर्म फ्लो के केस में वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी. मतलब टोटल एनर्जी लाइन हमें पता है विल बी पैरेलल टू द बेड स्लोप एंड द फ्री सरफेस. दिस इज द टोटल एनर्जी लाइन. सो हम बोल सकते हैं, देखिए टोटल एनर्जी लाइन है डिक्रीजिंग, लॉसेस विल हैपन. सो यूनिफॉर्म फ्लो में टोटल एनर्जी लाइन इज डिक्रीजिंग बट द स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट. तो स्पेसिफिक एनर्जी अलग चीज होती है, टोटल एनर्जी अलग चीज होती है. आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म फ्लो में टोटल एनर्जी इज वेरिंग बट स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट. y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g हर जगह है क्या है? कांस्टेंट. एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू द लॉसेस हैपनिंग ड्यू टू फ्रिक्शन. बट अगर वैरिड फ्लो की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द वैरिड फ्लो में बोथ विल वेरी. टोटल एनर्जी लाइन विल ऑलवेज डिक्रीज. देखो फिर से डिक्रीजिंग ये टोटल एनर्जी लाइन एंड स्पेसिफिक एनर्जी, ये डेप्थ बढ़ भी सकती थी घट भी सकती थी, अभी बढ़ता हुआ बनाया.
तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी भी हर सेक्शन पे अलग अलग होगी, आप देख सकते हैं, और टोटल एनर्जी भी हर सेक्शन पे अलग अलग। तो इन केस ऑफ वेरिड फ्लो बोथ विल वेरी, बट एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आए कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो आवर स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट बट द टोटल एनर्जी इज वेरिंग। इसी पॉइंट को लिखवा रहा हूँ, जरा इस डायग्राम को ड्रॉ करिए, फिर इसके नीचे ड्रॉ दिस डायग्राम्स फर्स्ट, पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, द स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, specific energy is constant for uniform flow, specific energy is constant for uniform flow, and it varies for varied flow, and it varies for varied flow, and it varies for varied flow। क्लियर है? देखिए टोटल एनर्जी हर वक्त डिक्रीजिंग होगी फॉर अ रफ चैनल, मान लीजिए, बट एक हाइपोथेटिकल चैनल बोल दूं, फ्रिक्शनलेस चैनल, उसके लिए तो टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। तो मान लीजिए एक फ्रिक्शनलेस चैनल है, क्या बोल दिया मैंने आपको? एक फ्रिक्शनलेस चैनल है, एक फ्रिक्शनलेस चैनल है, स्लोपिंग है बट इट इज फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या स्पेसिफिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी? टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट होगा? नहीं। अब देखिए क्यों? स्पेसिफिक एनर्जी इज द डिस्टेंस ऑफ द टोटल एनर्जी लाइन फ्रॉम द चैनल बेड। आप देख सकते हैं हर जगह ये डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। तो फ्रिक्शनलेस चैनल के केस में हम देख रहे हैं टोटल एनर्जी कांस्टेंट तो है बट स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये हर वक्त वैलिड नहीं है। हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है? ऑब्वियसली कब हो सकता है? जब ये फ्रिक्शनलेस चैनल हॉरिजॉन्टल हो जाए। इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल, इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल, उस केस में मैं बोल सकता हूं कि आवर टोटल एनर्जी लाइन विल ऑल्सो बी हॉरिजॉन्टल। तो इन दिस केस आई कैन से दैट E1 will be equal to E2, that is our specific energy will be constant, that is our specific energy will be कांस्टेंट। बात समझ में आ रही? तो एक चीज और समझ में आया हमें कि अ स्लोपिंग फ्रिक्शनलेस चैनल में कभी भी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो बेसिक लॉ था यूनिफॉर्म फ्लो में, दैट एनर्जी गेन ड्यू टू एलिवेशन फॉल शुड बी लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो भी पॉसिबल नहीं। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए आपको टोटल एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी के बीच में। तो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आवर स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी वेरीज। वेरिड फ्लो के केस में बोथ विल वेरी। फ्रिक्शनलेस चैनल के केस में टोटल एनर्जी लाइन तो कांस्टेंट है बट स्पेसिफिक एनर्जी इज वेरिंग, बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल अगेन बोथ विल बी कांस्टेंट। तो इसको भी लिखवाता हूँ, पहले नेक्स्ट टाइम में लिखिए, जो लिखवा रहा हूँ लिखिए, टोटल एनर्जी ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। Total energy always falls in the direction of flow. In the direction of flow. Full stop. Next time लिखिए, in frictionless channel, total energy is constant. In frictionless channel, total energy is constant. Total energy is constant, but specific energy varies. But specific energy varies. But specific energy varies. Full stop. The specific energy will also be constant. The specific energy will also be constant.
the specific energy will also be constant if the channel bed is horizontal. If the channel bed is horizontal. If the channel bed is horizontal. क्लियर है? ये दो फिगर भी बना लीजिएगा, पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए, इसको पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है? ओके, लेट्स प्रोसीड अगेन। प्रोसीड करते हैं फिर से। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। देखो, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी और इंटरेस्टिंग बातें हो जाए, थोड़ी मैथमेटिक्स की बातें करते हैं। तो हमने देखा था एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, दिस इज आवर एनर्जी एंड दिस वाज आवर डेप्थ। एक लाइन बना देता हूं यहां पे, E इक्वल टू वाई, दिस इज ऑल्सो एन एसिम्पटोट, तो आप समझते ही हैं इसको 45 डिग्री पे E इक्वल टू वाई लाइन। और हमारा कर्व कैसे, द कर्व वुड बी समवॉट लाइक, द कर्व विल बी समवॉट लाइक दिस। तो किसी एक गिवन एनर्जी पे, एट अ गिवन एनर्जी, एट अ गिवन एनर्जी कितने डेप्थ पॉसिबल है? At a given energy, how many depths are possible? At a given energy, we have two possible depths of flow, y1 and y2. These two possible depths are known as what? Alternate depths. ऐसा ही कुछ हमने स्पेसिफिक फोर्स के लिए पढ़ा था, याद है? बट उस केस में द टू डेप्थ्स वर नोन एज व्हाट? कॉन्जुगेट और सीक्वेंट डेप्थ। तो कॉन्जुगेट और सीक्वेंट डेप्थ अलग है, ऑल्टरनेट डेप्थ अलग है। मैंने वहां बताया था ना ऑल्टरनेट डेप्थ बताऊंगा, तो आज बता रहा हूं। तो इन ऑल्टरनेट डेप्थ क्या है? द टू कांस्टेंट डेप्थ्स, द टू डेप्थ्स एट कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज ऑल्टरनेट डेप्थ, whereas two depths for constant specific force is known as कॉन्जुगेट और सीक्वेंट डेप्थ। क्लियर है मेरी बात? सिंपल था ये तो। ओके, तो ये तो समझ में आया। बट मेरा एक डाउट है। डाउट क्या है? देखो, ध्यान देना, डाउट क्या है? व्हाट इज द डाउट? हमने फॉर रेक्टेंगुलर चैनल देखा था, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल देखा था E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g v स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे देखते हैं? सारे y के पावर को मैं न्यूमरेटर में ले आता हूं, तो क्या वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब, माइनस कर देता हूं वहां पे ई वाई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g बी स्क्वायर, यही होगा। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? दिस इज एक्चुअली अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितने रूट्स होनी चाहिए थी? 3 रूट्स होना चाहिए। बट हमें तो यार 2 ही रूट दिख रहे हैं, हमें तो 2 ही रूट दिख रहे हैं। फिर थर्ड रूट कहाँ चला गया? वेयर इज द थर्ड रूट? मैथमेटिकली भी सही है, ये थर्ड रूट कहाँ है? ये अभी हम ग्राफ में नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये ग्राफ अधूरा है। ये मत बोल दीजिएगा कि इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं हो सकता। इमेजिनरी रूट सर्व कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। तो अगर 2 रूट रियल है तो थर्ड रूट भी क्या होगा? रियल ही होगा। थर्ड रूट इज नॉट इमेजिनरी। तो इमेजिनरी बोल के मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकता हूं, थर्ड रूट दिखाना ही पड़ेगा मुझे, वो एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली जो कर्व मैंने बनाया दैट इज इनकम्प्लीट। अगर इसका कंप्लीट कर्व देखोगे तो बेटा मैंने तो ये बोला ना, ये 2 लाइन कर्व के ऊपर एसिम्पटोट है।
देखो ये दो लाइन एसिम्पटोट है हमारे कर्व के ऊपर, दिस इक्वल टू y लाइन एंड दिस e एक्सिस। एक और कर्व देखो इस तरीके का पॉसिबल है such that these both lines are asymptote to this curve। अब आप देख सकते हैं एक एनर्जी के लिए कितने डेप्थ पॉसिबल है, 3, 2 आर पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। जनरली हम इस नेगेटिव पोर्शन की बात नहीं करते, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस। मैथमेटिकली तो रूट आ रहा है, फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि फ्लो तो बेटा हर वक्त बेड के ऊपर होगा, बेड के नीचे तो नहीं हो सकता ना फ्लो। क्लियर है मेरी बात? तो इसीलिए इस रूट का हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए मैं बात भी नहीं करता हूं। बट मैथमेटिकली एक सुंदर सा चेक हो गया है कि जब भी आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, दैट इज जब भी आप एक कांस्टेंट एनर्जी के लिए डेप्थ निकाल के लाएंगे, हर वक्त 3 डेप्थ मिलनी चाहिए आपको। 2 डेप्थ शुड बी पॉजिटिव एंड 1 डेप्थ शुड बी नेगेटिव। अगर आपको तीनों पॉजिटिव मिल गई मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन को चेक करिए। तो ये एक चेक है हमारे कैलकुलेशन के ऊपर, दिस इज ऑल्सो अ चेक ऑन आवर कैलकुलेशन। बात समझ में आ रही? देखो एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये नोट नहीं करना था, ये तो बस एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा था इस पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी, इसको नोट नहीं करना, नॉट रिक्वायर्ड टू नोट इट, पता होना चाहिए था बट हमें, ये लिखवा दूंगा मैं सब बातें। देखो अब ध्यान दो, ये जो टिप है कर्व का, द टिप ऑफ द कर्व, यहां पर जो फ्लो कंडीशन है that is corresponding to critical flow, that is tip के ऊपर y is yc and e is ec, where yc is the critical depth, yc क्या है, ये है critical depth, and ec क्या है, ec is the critical specific energy, EC is the critical specific energy। तो एक कांस्टेंट एनर्जी पर जो आपको 2 डेप्थ मिल रहे थे वो एक्चुअली 2 टाइप के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Y2 ग्रेटर देन YC इज रिप्रेजेंटिंग सब क्रिटिकल फ्लो, whereas Y1 लेस देन YC इज रिप्रेजेंटिंग सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो आपको एक एनर्जी पे जो 2 डेप्थ ऑफ फ्लो मिल रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग 2 conditions of flow. The bigger depth is representing subcritical flow, whereas the smaller depth is representing supercritical flow। बात समझ में आ रही है? इसको अभी मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि टिप के ऊपर फ्लो का नेचर क्रिटिकल है। इसको 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू मैं प्रूव करूंगा, देखिएगा मैं कैसे प्रूव करता हूं। बट पहले इतना लिखवा देता हूं आपको, एक काम करिए, सबसे पहले आप ये पूरा का पूरा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट, अच्छे से फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके नीचे लिखवाता हूँ, पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, द स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप इज, द स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप इज क्यूबिक इन नेचर, द स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप इज cubic in nature, is cubic in nature. Hence we get 3 values of depth. Hence we get 3 values of depth. 3 values of depth for a given specific energy. Hence we get 3 values of depth for a given specific energy. For a given specific energy. Full stop. One of them is negative. One of them is negative. And the other 2 are. One of them is negative. And the other 2 are positive. And the other 2 are positive. Full stop. These 2 positive depths of flow. These 2 positive depths of flow. These 2 positive depths of flow are called alternate depth of flow. Are called alternate depth of flow. Alternate depth of flow. Full stop. The depth of flow obtained at the tip of the curve. The depth of flow obtained at the tip of the curve. The depth of flow obtained at the tip of the curve
is called critical depth of flow ब्रैकेट में yc is called critical depth of flow ब्रैकेट में yc and the corresponding energy is called critical specific energy ब्रैकेट में EC and the corresponding energy is called critical specific energy ब्रैकेट में EC full stop। नेक्स्ट हमें लिखिएगा thus one of the alternate depth ब्रैकेट में y2 thus one of the alternate depth ब्रैकेट में y2 is corresponding to subcritical flow and the other ब्रैकेट में y1 is corresponding to supercritical flow अब देखिए मैं दो स्टेटमेंट बता रहा हूं, उसके बेसिस में मैं ये भी प्रूव करूंगा टिप के ऊपर फ्लो का नेचर क्रिटिकल है, और ये स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस इन दिस चैप्टर। तो पहला स्टेटमेंट 1 ध्यान से सुनिएगा, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखिए क्या बोला जा रहा है। ये तो ड्रॉ कर ही लिया था हमने। स्टेटमेंट 1 देखिएगा आप। स्टेटमेंट 1 क्या बोला? फॉर अ गिवन डिस्चार्ज टू बी पॉसिबल, ये स्टेटमेंट 1 है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन दोनों। पहला स्टेटमेंट 1 देखिए, इनका प्रूफ भी कराते जाऊंगा। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज टू बी पॉसिबल, for a given discharge to be possible, minimum energy is required. Minimum energy required is critical specific energy. That is, for a given discharge to be possible, minimum energy is required. When the flow is critical, is required when the flow is critical. तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि गिवन डिस्चार्ज को पॉसिबल होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, दैट इज व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल। और जब फ्लो क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो अगर मैंने फ्राउड नंबर 1 प्रूव कर दिया इस सिचुएशन के लिए तो फ्लो क्या हो जाएगा? फ्लो विल बिकम क्रिटिकल। देखो अब इसी को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। क्लियर है? पहले ग्राफिकली समझो इस बात को। ग्राफिकल प्रूफ देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रूफ देखो आप इसको। सबसे पहले आप ग्राफिकली समझो इस बात को क्या बोलना चाह रहे हैं। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का कर्व बना लेता हूँ। तो बोला ये जा रहा है ये E है, ये Y है, और ये E इक्वल टू Y लाइन तो है ही। और ये रहा मेरा कर्व। बोल रहे हैं कि अगर
फॉर अ गिवन डिस्चार्ज टू बी पॉसिबल, मिनिमम एनर्जी कब होगा? जब ये टिप के ऊपर है एनर्जी, यही तो बोल रहा हूं, टिप के ऊपर जब एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी इज व्हाट? ईसी, है ना। अगर ई हमारे ईसी से कम होगा, ई अगर ईसी से कम हो जाएगा, देखो तब इस कर्व पे कोई रूट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दो रूट इमेजिनरी आएगा, एक रूट नेगेटिव। इमेजिनरी रूट का मतलब ये डिस्चार्ज क्यों पॉसिबल नहीं है? तो डिस्चार्ज तो तभी पॉसिबल होगा, डेप्थ तभी मिलेगी जब इस कर्व पे कटिंग होगा, दैट इज व्हेन ई इज ग्रेटर देन ईसी। तो मतलब अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा हूं तो मैं ये भी प्रूव कर रहा हूं कि टिप के ऊपर फ्लो का नेचर क्या है? क्रिटिकल है। ग्राफिकली तो इस बात को समझे, अब मैथमेटिकली अब मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। तो देखो ई क्या होता है हमारा? ई इज इक्वल टू क्या? ई इज इक्वल टू, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं, ई इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू, किसी भी जेनरिक चैनल के लिए कर दूंगा 2g इंटू ए स्क्वायर। तो मुझे फॉर अ गिवन डिस्चार्ज किसको मिनिमाइज करना है? ई को। तो फॉर अ गिवन डिस्चार्ज E is minimum. E is minimum when d by dy क्या हो? 0 हो जाए। दिस इंप्लाइज d by dy क्या है? देखो, दिस इंप्लाइज d by dy, डिफरेंशिएट करो इसको। 1 प्लस q तो कांस्टेंट है, q स्क्वायर बाई 2g, 1 बाई ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई ए क्यूब इंटू डी ए बाई यही आएगा। डी ए बाई डी वाई क्या होता है? याद आ रहा है आपको? नोट में लिखना डी ए बाई डी वाई के बारे में, नोट में लिखवाता हूँ। डी ए बाई डी वाई क्या चीज़? देखो जगह नहीं बची, यहाँ तक नोट कर लेंगे सभी, देन आई विल प्रोसीड। थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं इसको। डी ए बाई डी वाई क्या चीज़ है? देखिएगा आप सब, देखो प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। डी ए बाई डी वाई क्या चीज होती है? लेट्स सी। व्हाट इज डी ए बाई डी वाई? देखो ये नोट में जाएगा पॉइंट, याद होगा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। मान लीजिए कोई एरिया ए है, मान लीजिए y में dy चेंज किया तो क्या टॉप पिट चेंज होगा? टॉप पिट विल नॉट चेंज। तो dA को क्या लिख सकता हूं मैं? t dy। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या होगा? dA बाई dy। याद आ रहा है ना? टॉप पिट को हम क्या लिख सकते हैं? dA बाई dy। नोट का पॉइंट क्लोज कर देता हूं, उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज ये क्या आ गया? दिस इंप्लाइज Q2 कैंसल, उसको उधर ले गया, Q स्क्वायर T अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल टू 1। ये Q स्क्वायर T अपॉन जी ए क्यूब याद आ रहा है? फ्राउड नंबर का ही तो फॉर्म है ये, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एफ आर इक्वल टू 1, दैट इज फ्लो इज व्हाट? दैट इज फ्लो इज क्रिटिकल। देखो मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव कर, दैट इज फ्लो इज प्रूव्ड। तो मैंने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि फॉर अ गिवन डिस्चार्ज जब एनर्जी मिनिमम होगा तो फ्लो का नेचर क्या होगा? क्रिटिकल। तो देखिए मैंने ये बात भी प्रूव कर दी कि टिप के ऊपर फ्लो का नेचर क्या है? क्रिटिकल। क्लियर है? इसको पूरा नोट करेंगे अच्छे से, नोट दिस डाउन। इसको अच्छे से नोट कर लिया, ग्राफिकली भी इस बात को समझाया और मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट एकदम याद रखिएगा, दीज स्टेटमेंट्स विल फॉर्म द क्रक्स ऑफ आवर एनालिसिस इन दिस चैप्टर। स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन एनर्जी स्टेटमेंट 2 देखिए क्या। स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है।
for a given specific energy, the discharge is maximum for a given specific energy. The discharge is maximum when the flow is critical. For a given specific energy, the discharge is maximum when the flow is critical. That is, वापस से प्रूव करना है FR is equal to 1. तो देखो इसको पहले मैथमेटिकली तो प्रूव कर ही दूंगा, पहले ग्राफिकली इस बात को समझो. प्रूफ देखो इस स्टेटमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. तो इस बार एनर्जी कांस्टेंट है, डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ. फिर से देखो हम एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का ग्राफ बना रहा हूँ. पहले इस बात को ग्राफिकली समझ लेते हैं, फिर मैथमेटिकली तो प्रूफ कर ही दूंगा. ये E इक्वल टू वाई लाइन है हमारी. तो मान लीजिए एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप जो की है वो है ये. एनर्जी गिवन है, एनर्जी इज कांस्टेंट. जैसे जैसे डिस्चार्ज को बढ़ाओगे क्या होगा, ये कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता रहता है. एक डिस्चार्ज जरूर होगा जिसके लिए ये कर्व जस्ट टच करके निकले. ब्लैक से बना देता हूं उस कर्व को. एक डिस्चार्ज ऐसा जरूर होगा जब ये इस कर्व को जस्ट टच करते हुए निकलेगा. There would be one discharge at which the curve will just touch and it will go. हाँ, टच करके निकल गया. Such that ये मैक्सिमम डिस्चार्ज है. दिस इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज. क्योंकि अगर आपने डिस्चार्ज इस Qmax से ज्यादा कर दिया तब आपको इस E लाइन के लिए कोई रूट मिलने वाला नहीं है. इस लाइन, इस ब्लू लाइन के लिए कर्व पे कोई रूट मिलने वाला नहीं ना. अगर Qmax से ज्यादा डिस्चार्ज कर लिया मैंने तो कर्व तो बेटा फिर इधर ये आएगा. देखो इस वाले कर्व के लिए कोई रूट नहीं है, मतलब ये वाला कर्व पॉसिबल नहीं है. तो डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल. दैट इज ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हो गई. इस Qmax के लिए फॉर द गिवन स्पेसिफिक एनर्जी फ्लो क्या है, क्रिटिकल है. ये बात देखो हम ग्राफिकली समझ रहे हैं. अब इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दूं, समझ में आ रही ना बात आपको, कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए ये कर्व जस्ट टच करके निकल जा रहा लाइन को. मतलब फॉर द गिवन स्पेसिफिक एनर्जी एंड Qmax द फ्लो इज क्रिटिकल. अगर मैंने Qmax से ऊपर ले गया डिस्चार्ज, तब इस एनर्जी E के लिए कोई इस कर्व पे देखो कोई रूट नहीं, मतलब ये डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं. तो फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा, व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल. अब देखो इसी बात को मैं मैथमेटिकली प्रूव कर देता हूं. तो E को क्या लिखिएगा, व्हाट इज E? अभी लिखा था मैंने, E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g स्क्वायर. दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2g स्क्वायर इंटू E माइनस. अगर Q मैक्सिमम होगा तो Q स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा. तो फॉर अ गिवन E, Q स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लूंगा ना. फॉर अ गिवन एनर्जी E, डिस्चार्ज Q is maximum when, डायरेक्टली लिख सकता हूं dq स्क्वायर बाई dy इक्वल टू क्या, 0. दिस इंप्लाइज dq स्क्वायर बाई dy, जब q स्क्वायर मैक्सिमाइज हो, एक ही बात है, इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट रूल लगाओ जल्दी से. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो. तो 4g a e माइनस वाई डी ए बाई डी वाई करना नहीं भूलेंगे.
माइनस ई माइनस वाई का डिफरेंशियल तो -1 हो गया, -2ga² इज इक्वल टू, इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर लेता हूं वापस से। मुझे पता है dA/dy को तो क्या लिखेंगे, dA/dy इज इक्वल टू t, dA/dy विल बी इक्वल टू क्या, t, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो दिस इंप्लाइज क्या बन के आ जाएगा, इसको उधर लेके जाओ। एंड e माइनस वाई को देखो क्या पुट कर लो आप, e माइनस वाई इज इक्वल टू, e माइनस वाई को क्या पुट करोगे, q², ये भी पुट कर लेना। दिस इंप्लाइज 4ga, e माइनस वाई को क्या पुट कर लिया मैंने, q²/2ga² इंटू टी इज इक्वल टू 2ga²। मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया है, e माइनस वाई इज इक्वल टू q²/2g²। क्लियर है? दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो a² a कटा तो a³ बचेगा, 2 2 2 कैंसिल, g कैंसिल, एक नीचे g बचेगा, तो लास्ट में एक्सप्रेशन देखो क्या बन के आ रहा है, q²t/ga³। वापस ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट fr² इक्वल टू 1। नेगेटिव तो हो नहीं सकता fr, तो fr इक्वल टू 1। डेट इज क्या है, fr1 का मतलब क्या है, डेट इज फ्लो इज क्रिटिकल। प्रूफ कर दिया मैंने। तो फॉर अ गिवन एनर्जी ई, डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल। फॉर अ गिवन एनर्जी डिस्चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल। तो देखो इस बात को मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। तो मैंने दो स्टेटमेंट्स दिखाए आपको। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फॉर अ given discharge energy is minimum when the flow is critical, and for a given energy E the discharge is maximum when the flow is critical. This is statement number 2. These two basic statements will form the crux of our analysis. इसको मैंने ग्राफिकली भी दिखाया और मैथमेटिकली भी दिखाया। इसी बेसिस पे क्रिटिकल फ्लो को डिफाइन भी किया जाता है कि फॉर अ गिवन डिस्चार्ज व्हेन द एनर्जी इज मिनिमम then the flow is critical and the specific energy in that condition is known as critical specific energy। तो मैंने इसके साथ ये भी प्रूव कर दिया कि टिप के ऊपर फ्लो का नेचर क्या है, क्रिटिकल। क्लियर है मेरी बात? ओके सो नाउ वी विल सी हाउ टू कंप्यूट द क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ निकालना आना चाहिए हमें, नहीं तो फिर इस चैप्टर में बहुत समस्या होगी एनालिसिस में। कंप्यूटेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, हेडिंग डालिएगा सभी, कंप्यूटेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ को एनालाइज करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम एक ही रिलेशनशिप का यूज करेंगे। ऑब्वियसली द डेप्थ इज क्रिटिकल व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल, एंड व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल द फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1। yc इज क्रिटिकल डेप्थ, ऑलरेडी पता है। At y is equal to yc, fr is equal to 1. This is the basic relation that we will use for computation of critical depth for any channel. हम लोग इसी इक्वेशन का यूज करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। अब अलग अलग चैनल्स के लिए हम क्रिटिकल डेप्थ निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल चैनल दैट इज रेक्टेंगुलर चैनल से स्टार्ट करता हूं। लेट्स सी, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, एक बार इसके लिए मैं क्रिटिकल डेप्थ निकालता हूं। लेट मी कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर चैनल है, डिस्चार्ज क्यू गिवन है हमें, I need to calculate yc। At yc fr is equal to 1। At yc fr क्या होगा, fr is equal to 1। We already know
डिस्चार्ज के फॉर्म में हम फ्राउड नंबर को कैसे लिखते हैं? वी नो FR square is equal to Q square, small q square, by G Y cube, where small q is equal to discharge per unit width. But this formula of FR square is valid only for rectangular channel. This is valid only for रेक्टेंगुलर चैनल, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल के केस में ही केवल स्मॉल q को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। देयरफॉर फॉर FR इज इक्वल टू 1 हम क्या लिखेंगे? q स्क्वायर बाई g yc क्यूब, y इज इक्वल टू yc हो गया, इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज yc इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? q स्क्वायर बाई g टू द पावर 1/3। याद रखिएगा ये एक्सप्रेशन बहुत बार यूज आने वाला है। एग्जाम में अगर भूल भी जाए तो घबराइएगा मत, इसको डिराइव करने में कोई खास टाइम लगने वाला नहीं। बट अभी हम इस एक्सप्रेशन को इतनी बार यूज करेंगे कि आपको अपने आप याद हो जाएगा कि yc is equal to q square by g to the power 1/3 for what kind of channel? For rectangular channel. For rectangular channel. Now let us calculate EC once. एक बार EC calculate करके देखते हैं। Now EC. EC क्या है? Critical क्या? Specific energy. EC is equal to क्या लिखूंगा? Is given by क्या लिखूंगा? Critical specific energy is given by EC is equal to क्या लिख सकता हूं? YC जेनरिक फॉर्म में Q स्क्वायर बाई 2G A स्क्वायर लिख सकता हूं ना। एंड FR इज इक्वल टू किसी भी चैनल के लिए हम FR को क्या लिख सकते हैं? FR स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर T अपॉन GA क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एट YC FR स्क्वायर किसी भी जेनरिक चैनल के लिए ऐसे ही लिखते हैं ना, Q स्क्वायर T अपॉन GA क्यूब, where T is the top। तो देखो फिर Q स्क्वायर GA स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? दैट इज नथिंग बट A बाई T। So this implies EC is equal to YC plus A by 2T। देखिए अभी मैंने इसमें रेक्टेंगुलर चैनल का कोई भी यूज नहीं किया, तो ध्यान रहे EC is equal to YC plus A by 2T is valid for all types of channel. EC is equal to YC plus A by 2T is valid for all types of channel. So it is valid for all types of channel. Now for rectangular channel अगर EC कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? देख लो, यहां कर देता हूं मैं। For rectangular channel, now for rectangular channel हम क्या लिख सकते हैं? A is equal to BYC and T is equal to B. This implies EC is equal to YC plus BYC divided by 2. YC plus YC by 2, that is EC is equal to 3 by 2 YC or 1.5 YC. This is valid only for what? For rectangular channel. So for rectangular channel हम बोल सकते हैं क्या?
EC इज इक्वल टू डायरेक्टली बोल सकते हैं कितने के बराबर 1.5 YC एंड YC इज इक्वल टू व्हाट Q स्क्वायर बाई G टू द पावर 1/3। क्लियर है मेरी बात? नोट कर लेंगे पूरा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा पूरा, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर ट्रायंगुलर चैनल, फॉर ट्रायंगुलर चैनल मैंने चैनल को चेंज किया। लेट्स सी द एक्सप्रेशन फॉर ट्रायंगुलर चैनल्स। तो सिंपल था, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए अगर YC निकालना है तो YC इज डायरेक्टली Q स्क्वायर बाई G टू द पावर 1/3। क्लियर है? नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और चैनल के लिए निकाल के देखते हैं फॉर ट्रायंगुलर चैनल। लेट्स सी, तो एक ट्रायंगुलर चैनल है, मान लीजिए टाइप 1 वाला ही है, साइड स्लोप इज 1 in m। इसके लिए सबसे पहले YC निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट YC फॉर इट। एक बार आप खुद से करिए, देन पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व। ओके, लेट्स सॉल्व। एट खुद से ट्राई जरूर किया कीजिए। एट y इज इक्वल टू YC FR इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए FR को मैं Q स्क्वायर बाई G टू द पावर Q स्क्वायर GYC क्यूब नहीं लिख सकता हूँ। दैट इज वैलिड ओनली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। नाउ FR स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर T अपॉन GA क्यूब इज इक्वल टू 1। टॉप विड्थ कितना होगा इसके लिए? व्हाट इज द टॉप विड्थ? टॉप विड्थ इज इक्वल टू 2m YC। टॉप विड्थ इज इक्वल टू 2m YC एंड एरिया इज इक्वल टू, करेक्ट एकदम, m YC स्क्वायर। उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या एक्सप्रेशन बन के आता है। दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर into 2m YC divided by G into m YC square का क्यूब इज इक्वल टू 1। एक तरफ YC को ले लीजिए तो YC कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज YC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो ये YC का क्यूब है, सॉरी YC टू द पावर 6, YC टू द पावर 5 उधर ले जाओ, m कैंसिल करो तो क्या बचेगा? 2Q स्क्वायर बाई G m स्क्वायर टू द पावर 1/5। याद नहीं रखना, इस एक्सप्रेशन को याद रखना भी बहुत मुश्किल है। जब भी चाहिए होगा we can always derive it easily, that is 2Q square by GM square to the power 1/5। This is valid only for triangular channel। तो एक चीज आप समझे कि अगर चैनल का शेप कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दिया जाए तो YC will change। YC depends on the channel characteristics. It is independent of bed slope, but it depends on the channel shape characteristics, that is shape parameters। Clear है? EC भी निकाल लेता हूँ इसके लिए। EC is equal to, EC को तो देखो हम वैसे ही लिख सकते हैं YC plus A by 2T।
दिस इज वैलिड फॉर ऑल चैनल्स। EC को आप डायरेक्टली लिख सकते हो YC प्लस A बाई 2T। तो एरिया मुझे पता है तो उसको डाल देता हूं वापस। एरिया इज इक्वल टू क्या है, MYC स्क्वायर एंड T इज इक्वल टू 2MYC। फिट करते हैं, देखो दिस इंप्लाइज EC इज इक्वल टू क्या है, YC प्लस A दैट इज MYC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2MYC। देखो और 2 तो एक था भी, 2 इंटू 2MYC। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, YC बाई 4, YC प्लस YC बाई 4 इज 5 बाई 4YC। दिस इंप्लाइज EC इज इक्वल टू 5 बाई 4YC इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या हो जाएगा ये, 1.25YC। तो हर वक्त जो है ये 1.5 नहीं होता है। फॉर ट्राइंगुलर चैनल वी आर सीइंग EC इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 1.25YC। तो EC भी जो है हमारा चैनल के शेप कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। एज द चैनल शेप कैरेक्टरिस्टिक्स विल चेंज, EC एंड YC विल चेंज। तो जो है दिस इज फॉर ट्राइंगुलर चैनल। तो किसी भी चैनल के लिए आप EC और YC को इसी तरीके से निकालेंगे। फॉर ऑल चैनल्स EC एंड YC विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। इसको पूरा नोट कर लेंगे सभी, पॉज करके नोट कर लेंगे सभी। नोट दिस डाउन, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अब क्या बोल रहा हूं। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, दस, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, दस YC and EC depends on the channel shape, channel या on the cross section parameters, that is shape and size of cross section, that is shape and साइज ऑफ। डिस्चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट इज शेप एंड साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन। C बाय S इज क्रॉस सेक्शन। इसको नोट में लिख भी लीजिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं आपकी वर्कबुक का। लेट्स डू वन क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्कबुक, देन वी विल प्रोसीड। सो एक क्वेश्चन करेंगे आपकी वर्कबुक से, चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम। एक क्वेश्चन करते हैं आपकी वर्कबुक का on the same concept. Okay, ये क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3 एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 करूंगा मैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व इट। एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, देन वी विल सॉल्व इट। एक बार इसको नोट कर लेंगे, हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार ट्राई करेंगे सभी। Question number 12. For a constant specific energy E equal to, कितना दे रखा है, न्यूटन मीटर पर न्यूटन।
The maximum discharge that may occur in a parabolic channel 5 meter wide is. पैराबोलिक चैनल की टॉप विड्थ कितनी है? 5 मीटर। और मुझे क्या निकालना है? इसका मैक्सिमम डिस्चार्ज। देखिए आप है ना वर्कबुक को प्रिंट करा के जरूर रख लीजिएगा, बार बार आप पीडीएफ में मत देखिएगा। आपको ऑलरेडी पीडीएफ कॉपी अटैच करा दी गई है वर्कबुक की, तो हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दैट पीडीएफ कॉपी। क्लियर है? ओके, सो T इज इक्वल टू क्या है हमारा? 5 मीटर। नाउ वी नो एक गिवन एनर्जी के लिए डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होता है? व्हेन द फ्लो इज क्रिटिकल। तो एनर्जी कांस्टेंट है, मैक्सिमम डिस्चार्ज पूछा जा रहा है, तो आपको ऑब्वियसली फ्लो को क्या मान के चलना है? क्रिटिकल। वी नो फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज flow is critical, sorry, discharge for a given energy, discharge is maximum. For a given energy, discharge is maximum when the flow is critical. That is Fr is equal to 1. Clear है? For a given energy, discharge is maximum when the flow is critical. This is the parabolic channel. ये क्या है हमारा? Parabolic channel. तो ये YC होगा Qmax के लिए। This is top with T हमें given है, पैराबोलिक चैनल है। पहले ना मैं इस E को EC पुट करूंगा, देयरफॉर EC इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 1.5 मीटर। इस EC से पहले मैं YC निकाल लेता हूं, फिर YC को FR में पुट करते हुए मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। क्लियर है? तो लेट्स प्रोसीड विथ आवर कैलकुलेशन। तो वी नो एरिया फॉर area of parabolic cross section is equal to क्या होगा? 2/3 TYC. Now EC is equal to क्या लिख देते हैं? ये तो हर चैनल पे वैलिड है, A/2T। EC is equal to क्या है? YC plus A/2T। This implies YC हमारा YC ही है प्लस 2/3 TYC डिवाइडेड बाय 2T। 2/3 TYC डिवाइडेड बाय 2T। 2 कैंसिल करो, YC/3, तो EC इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/3 YC। EC इज इक्वल टू 4/3 YC। तो ये पैराबोलिक चैनल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद रखिएगा। अगर ये नहीं पता होगा तब ये क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। क्लियर है? EC इज इक्वल टू क्या होगा? 4/3 YC। दिस इंप्लाइज 4/3 YC इज इक्वल टू कितना है? चलो यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, डेट इज 1.5। तो YC कितना हो जाएगा? YC is equal to 3 into 1.5 is 4.5 divided by 4 मीटर। ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? तो 45/40 that is equal to 5 9s are 45, 5 8s are 9/8 meters. Now FR स्क्वायर, मुझे तो डिस्चार्ज निकालना है, इज इक्वल टू Q² T/GA³ इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज Q² इज इक्वल टू G कुछ बोला नहीं गया तो विल टेक इट टू बी 9.81। A³ एरिया लग देता हूँ यहाँ पे, डेट इज 2/3 TYC का क्यूब डिवाइडेड बाय T।
सो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू G कितना है 9.81 इंटू 2/3, टॉप विड्थ कितना है हमारा 5 मीटर, 5 इंटू 9/8 का क्यूब डिवाइडेड बाई T दैट इज 5 का स्क्वायर रूट। तो Q आ जाएगा इससे, एक बार इससे Q निकाल के देखते हैं Q कितना आता है। फोन कैलकुलेट करना, फोन इसको कैलकुलेट करिए जरा जल्दी से। लेट्स कैलकुलेट दिस। तो आंसर क्या आता है देखिए, एक बार आप भी कैलकुलेशन करिएगा इसकी। सो इट इज 9.81। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं 10 पुट करके आसपास वैल्यू निकाल लेता। 2/3 इंटू 5 इंटू 9, 2/3 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5। 9.81 इंटू 2/3 इंटू 5 इंटू 9/8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस आंसर क्या आ जाएगा 10.17 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो डिस्चार्ज कितना आ जा रहा है, दैट इज नथिंग बट 10.17 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो जस्ट बस हमें YC निकालना था। एक बार YC निकाल लिया, फिर बस फॉर्मूले में पुट करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है मेरी बात? नोट कर लेंगे सभी इसको। नोट दिस डाउन, नोट दिस डाउन।